तो स्वागत है जी आज की हमारी एक और न्यू ब्रांड वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हाउ इंडियन गेमर्स बिट्रेड देयर ऑडियंस। इसके नीचे देखो भाई, कसे तो क्लिप से छोड़ता नहीं है, हर एक वीडियो पर रिएक्शन देता जाता है। आई मीन इसको मुझे समझ नहीं आता कितना रिएक्शन देता है, मुझे समझ में नहीं आता है। और इसका जो वीडियो रहती है ना, इसमें कुछ रहता नहीं, बस रोक रोक के वीडियो को अपना जो भी है फालतू फालतू बकवास करता रहता है। लेकिन आज हम रियल वीडियो देखने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो पर क्लिक करते हैं। इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी बर्बाद होती जा रही है। ये वैसे बहुत फन है, मेरी समझ में नहीं आता भाई, इंडियन गेमर्स इन गेम्स को क्यों ट्राई नहीं करते। Why there is no Indian gaming community? इंडिया में गेमिंग कम्युनिटी अपने सबसे वर्स्ट स्टेट में है। क्या हमारी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी है भी? कुछ समय पहले इंडिया के टॉप गेमर्स को मौका मिला था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के क्वालिटी सबसे पहले हम इसकी इंक्रीज करते हैं कि देखो 720 PHD पे फिर भी क्वालिटी इसकी साथ बैठ के गेमिंग के बारे में उनसे बात करने का। एंड ये देखकर मुझे रियलाइज हुआ कि गेमिंग को जितनी इज्जत आज मिल रही है, कुछ सालों पहले तक उसको बच्चों के लिए एक एस्पिरेशनल लग्जरी। ये तो सही बात है। पहले जो गेम रहते हैं ना, बच्चे पहले खेलते, लेकिन आज के जमाने में बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसको एकदम पर्सनली ले लिए। और यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी, वो भी इस सभी गेमर को एकदम पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छा लेते हैं। और तभी तो ये सभी गेमर उनके पास गए हैं गेमर्स की क्वालिटी बताने के लिए। पेरेंट्स को सिर्फ एक टाइम वेस्ट और बच्चों का दिमाग खराब करने वाली चीज माना जाता था। अगर 1-2 घंटे से ज्यादा या फिर कहीं गेमिंग पार्लर जाके बच्चे गेम खेल लेते थे तो घर पे मार पड़ना निश्चित। लेकिन आज छोटे लोग हो या बड़े लोग हो, गेमिंग में सबका इंटरेस्ट है और दिन के घंटे लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आर्मी के जवानों तक में पबजी जैसे गेम को इतना खेला जाने लगा कि आर्मी को खुद उस पर बैन लगाना पड़ा। बहुत एक्सट्रीम केसेस सामने आए कि लोग गेम से इतना एडिक्ट हो गए थे कि उनके साथ कहीं दर्दनाक हादसे हुए। बच्चे अपने पेरेंट्स की जमा करी हुई सारी संपत्ति गेम्स पे लगा देते थे। कंपनी स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट को कैटर करने के लिए गेम्स बनाने लग गई। मोबाइल कंपनियां स्पेसिफिक मोबाइल्स लॉन्च करने लग गई। एंड असली सवाल तो ये है कि इस देश में जिसमें लोगों को, जनता को गेमिंग का जी भी नहीं पता, उसमें गेमिंग का इतना बड़ा एवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, शौक आया कैसे? वहां इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हुआ नहीं है, बल्कि इसको गेमर जो खेलते हैं ना और ऑडियंस जो उनकी वीडियो को देखते हैं, इससे शौक आया है। जो हमारी इस भारत के अंदर बच्चों के अंदर ऐसा ही शौक आया, ना कि पहले जैसे बच्चे खेलते थे ऐसा नहीं, बल्कि वीडियो देखते हैं इससे और भी ज्यादा शौक पैदा होता है गेम खेलने का। कैसे बनी कि इंडिया का गेमिंग मार्केट आज इतनी वर्थ का है? इंडिया में ये एक सेकंड पीछे करते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कैसे बनी कि इंडिया का गेमिंग मार्केट आज इतनी वर्थ? ये कितना है? इंडियन ऑनलाइन गेमिंग मार्केट टू रीच इन 16,428 करोड़ इन FY23 टू एनेबल। भाई कितने समझ रहे हो? कितने? 16,428 करोड़। अभी आगे बताएगा बंदा का है। इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेट और स्मार्टफोन यूजर्स हैं। एंड एक तरफ जहां इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है देश के बड़े बड़े गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स और गेमर्स को, जैसे मोर्टल, थग, गेमर फ्लीट, डायनामो जैसे लोग जिन्होंने इंडिया की जनता को गेमिंग से अवेयर कराया। कुछ ने इंडिया को, इंडियन गेमर्स को ई स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करा, तो कुछ ने इंडियन गेमर्स को साथ लाके उनके साथ काम करना शुरू करा। लेकिन फिर क्यों आज अगर तुम इंडियन कम्युनिटी के बारे में लोगों के ओपिनियन यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो तुम्हें सिर्फ यूट्यूब कम्युनिटी की बुराई देखने को मिलेगी। क्यों इतनी बड़ी ऑडियंस के बाद, इतने बड़े यूजर बेस के बाद भी इंडियन गेमिंग को अच्छा नहीं माना जाता? जिस लेवल पर इंडिया के बाहर गेमिंग का कल्चर है, AAA गेम्स, कंसोल गेम्स, पीसी गेम्स, इतनी बड़ी ऑडियंस होने के बाद भी इंडिया में वो कल्चर क्यों नहीं आ पाया? इंडिया में गेमिंग की शुरुआत कैसे हुई? क्या हिस्ट्री है? क्या कॉन्टेक्स्ट है? गेमर्स, ऑडियंस, कंपनीज का क्या रोल है एक अच्छी गेमिंग कम्युनिटी बनाने में? और क्यों गेमिंग सिर्फ एक मींस ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इंडिया के लिए उससे बहुत बड़ी चीज है? एंड फाइनली क्यों इंडिया गेमिंग कम्युनिटी की आज को इज्जत नहीं करता? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। अलग अलग टॉपिक पर अक्सर ऐसी एनालिसिस वीडियोस हम बना। ये कौन सी वीडियो बनाया है? ये योगी आदित्यनाथ पे वीडियो बनाया है। बहुत सारी वीडियो बनाई है बंदा, रहते हैं। तो ये बंदा बनाया नहीं बल्कि अदर यूट्यूबर्स बनाए। उसका ये जो है स्क्रीन रिकॉर्डर करके दिखा रहा है हम लोग को। तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गेमिंग में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक करो। एंड शुरुआत करते हैं ये जानकर कि इंडिया में गेमिंग की शुरुआत कैसे हुई।
क्योंकि इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी खराब कैसे हुई उसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि गेमिंग इंडिया में आया कब और कैसे। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की तरह ही इंडिया में गेमिंग की शुरुआत 1980s में होती है। 1980 उस समय ज्यादातर कॉइन ऑपरेटेड मशीन हुआ करती थी जो आपको आर्केड पार्लर्स में देखने को मिलती हैं। आर्केड गेम्स जैसे पैकमैन, डोंकी कॉन्ग, स्पेस डिफेंडर इंडिया के मार्केट में इंट्रोड्यूस करे गए एंड 90s आते आते टेकन और स्ट्रीट फाइटर जैसे गेम्स भी लोगों को इन पार्लर में देखने को मिल जाते थे। साथ ही में मिडिल क्लास और अपर क्लास इंडियंस के घर में गेम्स देखने को मिलते थे। 1990s में निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम जो जापान की एक वीडियो गेम कंपनी है निंटेंडो द्वारा बनाई गई है, उसके क्लोन्स इंडिया में पॉपुलर होने लगे। अब क्लोन्स क्यों और असली निंटेंडो क्यों नहीं, उसकी वजह यह है कि निंटेंडो ने कभी इंडिया में अपना मार्केट बनाना नहीं चाहा। उन्होंने ऐसा क्यों करा इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन इन क्लोन्स की बात करें तो बिल्कुल निंटेंडो के कंसोल्स की तरह ये गेम्स भी कार्ट्रिजेस पर चलते थे और हर कार्ट्रिज में बहुत सारे क्लासिक गेम जैसे सुपर मारियो, कॉन्ट्रा, तुम्हारे बचपन के वो सारे गेम जो तुम्हें आज नॉस्टैल्जिया देते हैं, हैंडहेल्ड टाइप, कंट्रोलर टाइप, पॉकेट फैमी, कंप्यूटर टाइप, ऐसे बहुत तरह के NES के क्लोन्स आपको मार्केट में मिल जाते थे। और इन कंसोल्स को इंडिया के घर घर में पहुंचाने का बहुत बड़ा हाथ रहा है इंडिया के बाजारों का। When did you start the store? Long back, maybe more than 30 years. दिल्ली में पालिका बाजार, लाजपत राय मार्केट, नेहरू प्लेस मार्केट, चांदनी चौक मार्केट, ऐसे कुछ इनफॉर्मल हब हुआ करते थे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जो अफोर्डेबल प्राइस में आपको अटारी, सेगा, प्लेस्टेशन के क्लोन कंसोल्स बहुत आसानी से दे सकते थे। यहाँ ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स क्लोन्स के ऊपर बार्गेन करा करते थे। गेमिंग कंसोल्स की जानकारी जैसे कौन सा कंसोल्स है, कौन से गेम्स है, क्या शेल्फ लाइफ है, किसका एक्सपीरियंस कैसा है, ये सब इन्हीं मार्केट से पता चलता था। लेकिन ये मार्केट सिर्फ पायरेसी, क्लोन्स और अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिए नहीं जाने जाते थे। इनका बहुत बड़ा रोल था इंडिया का गेमिंग कल्चर बढ़ाने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे ये इनफॉर्मल से मार्केट इंडिया का गेमिंग कल्चर बढ़ाने में सबसे आगे बढ़ गए। क्योंकि ये सारे बाजार ना गेमर्स के लिए, जो पैशनेट है गेम्स के लिए, एक गैदरिंग स्पॉट की तरह काम करते थे, जहां गेमर्स सोशली एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते थे, गेम्स के बारे में बात कर सकते थे, गेम्स खरीद सकते थे, बेच सकते थे, गेम के ट्रिक्स और चीट कोड शेयर कर सकते थे। एंड इंडिया में निंटेंडो जैसी बड़ी गेमिंग कंपनीज के सपोर्ट के बावजूद इन्हीं मार्केट्स की वजह से इंडिया में गेमिंग कल्चर बढ़ता चला गया। लेकिन कुछ समय बाद इनकी पॉपुलैरिटी घटने लगी एंड मिड टू लेट 90s आते आते इंडिया में कंप्यूटर्स की, पर्सनल कंप्यूटर्स की सेल्स इन कंसोल से ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने इन 8-बिट कंसोल्स को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लोग अब अपने कंप्यूटर्स में सारे गेम इंस्टॉल कर सकते थे। इसी के साथ इन कंसोल्स के ऑफिशियल चैनल्स ने इंडियन मार्केट को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। 2000 में प्लेस्टेशन 2 और इसके बाद बाकी वर्जन पॉपुलराइज होना शुरू हो गए थे, जिनको वारंटीज और आफ्टर सेल्स सपोर्ट के साथ कंपनी मार्केट में सेल करा करती थी। तो गेमिंग डायनामिक्स में इस शिफ्ट की वजह से इन बाजारों का रोल बदल गया। उनको देखे जाने लगा नॉट एज अ प्लेस जहां पे आप बाहर की दुनिया के गेम्स इंडिया में खेल सकते हो, बट एज प्लेसेस जहां पे आप पुराने गेम्स, क्रैक्ड कंसोल, सेकंड हैंड गेम्स अपने लिए ले सकते हो। एंड आज तक ये बाजार उन रेट्रो गेमर्स, उन शौकीन लोगों को केटर करते हैं जो पुराने हार्डवेयर, पुराने गेम्स, पुराने कंसोल्स की खोज में रहते हैं। एंड भाई 2000 में जैसे जैसे पीसी की और कंसोल्स की अवेलेबिलिटी और पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, उसी टाइम पे इंडिया में साइबर कैफेज, गेमिंग पार्लर्स का राइज होने लगा। ऐसा इसलिए बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए पीसीज, कंसोल्स एक लग्जरी थे और ये साइबर कैफेज और गेमिंग कैफेज कंसोल और सिस्टम के साथ साथ इंटरनेट एक्सेस भी प्रोवाइड करते थे, जो 2000 में आम जनता के लिए बहुत महंगा होता था। इन्हीं कैफेज में अक्सर लोकल कंपटीशन हुआ करते थे, जहां गेमर्स आते थे, आपस में compete करते थे, प्राइजेस जीतते थे। 2006 में 1 लाख से ज्यादा साइबर कैफे हो चुके थे इंडिया में, जिनमें से 40% ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए यूज किए जाते थे। 2008 आते आते ये नंबर 2 लाख तक पहुंच गया। 2 लाख तक पहुंच गया 2008 तक। यहाँ तक कि गेमिंग की पॉपुलैरिटी इंडिया में इतनी बढ़ने लगी थी कि गेमिंग डेवलपर्स ने इंडिया में खुद अपने गेम्स बनाने शुरू कर दिए। इंडिया में पहला PS2 गेम था हनुमान द बॉय वॉरियर, विच वाज फॉलोड बाय डॉन 2, जो कि शाहरुख खान की मूवी पर बेस्ड था। लेकिन 2008 के बाद अचानक कुछ ऐसी चीजें हुई जो साइबर कैफे कल्चर इंडिया से लगभग गायब सा हो गया। साइबर कैफेज में बहुत सारे IT रूल्स और रेगुलेशन लगने के कारण साइबर कैफेज में डिक्लाइन देखने के लिए मिलने लगा एंड 2017 तक साइबर कैफेज का नंबर गिन के 50,000 तक हो गया। एंड इसीलिए इंडिया की वो गेमर जनता जो कभी अपना कंसोल, अपना पीसी शायद ओन नहीं कर पाई थी, जो गेम खेलने के लिए साइबर कैफे और गेमिंग पार्लर जाते थे, उन्होंने अपने पीसी और कंसोल को खरीदने की भी जरूरत ही नहीं समझी एंड इसी की वजह से इंडिया में राइज हुआ मोबाइल गेमिंग का। अब मोबाइल गेमिंग का राइज समझने के लिए, जो इंडिया के इतने बड़े गेमिंग ऑडियंस का नंबर जस्टिफाई करता है, उसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इंडिया में गेम्स को हमेशा एज अ टाइम पास, ये तो सही बात है, सही बात है। एंटरटेनमेंट, टाइम वेस्ट की, टाइम वेस्ट, ये तो सही बात है। टाइम पास के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए सब लोग गेम खेलते हैं। ये बंदा वही बता रहा, सही बात है ये तो।
तरह देखा जाता था, क्योंकि इंडिया की मेजॉरिटी मिडिल क्लास जनता बहुत इकोनॉमिकली हम्बल बैकग्राउंड से आती है, इसलिए ना तो वो इतने अवेयर हो पाते थे गेम्स के बारे में, ना उसके कल्चर को समझ पाते थे। खास करके इंडियन पेरेंट्स के लिए, जिनके लिए गेमिंग कोई टबू से कम नहीं था। गेमिंग से बच्चे बिगड़ते हैं, ये तो टाइम सही वेस्ट बात है, है, दिमाग खराब करता है। भाई गेम से एकदम बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये तो हर एक घर में कहते हैं, मेरे भी घर में कहते थे। ये बहुत कॉमन बिलीफ्स थे और इसी की वजह से गेमिंग कुछ बड़े शहरों के चुनिंदा घरों तक सीमित रह जाती थी, क्योंकि इस बड़े गैप की वजह से इंडियन ऑडियंस और गेमर्स ये नहीं समझ पाए कि जो एक्सपीरियंस आपको गेमिंग एज अ मीडियम देता है वो बहुत ही एडिक्टिव होता है। इसीलिए जब इंडिया में बढ़ोतरी हुई मोबाइल फोन्स की, जैसे अर्ली 2000s में जो बटन वाले मोबाइल्स में टेट्रिस, ये सब तो खेले भाई, मोबाइल वगैरह में तो बहुत सारे गेम खेले हैं जैसे गेम्स थे, वो बदलकर 10 साल में स्मार्टफोन्स में आज तक के खेले जाने वाले गेम्स बन गए। 2009 में आया एंग्री बर्ड्स, 2010 में फ्रूट निंजा, 2011 में टेंपल रन, 2012 सबवे सफर भी सबवे सर्फर्स, ऐसे कुछ मोबाइल गेम्स सबवे सफर भी हमने बहुत खेला है। फिजिक्स या फिर प्लेयर्स के तेज रिएक्शन टाइम पर बेस्ड थे, जो आपको एक इजी एक्सेस देते थे, आपके अच्छी परफॉर्मेंस पे आपको एक फील गुड फीलिंग देते थे, आपको सिमुलेट करते थे। गेम्स के अंदर रिवॉर्ड्स होते थे, जैसे कैंडी क्रश जो फ्रीमियम मॉडल पर बेस्ड था, आकर पूरे देश को डोमिनेट कर दिया। फ्रीमियम मॉडल का मतलब है कि गेम तो फ्री हो खेलने के लिए, लेकिन गेम का एड फ्री वर्जन या और एक्सेसरीज को खरीदने के लिए आपको पैसे देने होंगे। वो पैसे देकर आप अपना एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हो, एंड यही फ्रीमियम मॉडल्स गेम्स के लिए क्यों बुरा है उसकी बात आगे करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैंडी क्रश शायद ऐसा पहला गेम था जिसने बच्चों से ज्यादा, एक यंग ऑडियंस से ज्यादा, बड़े लोग, बच्चों से ज्यादा, जो ये कैंडी क्रश नहीं है कि बड़े लोग बहुत ज्यादा खेलते हैं। मैंने आज तक भी प्रेजेंट टाइम में बात कर रहा हूँ, बहुत अधिक खेलते हैं भाई, जो बड़े लोग हैं बहुत ज्यादा खेलते हैं कैंडी क्रश। I mean, छोटे बच्चों को मैंने आज तक गेम खेलते हुए देखा नहीं, बल्कि ये सबवे सफर, टेंपल वगैरह, टेंपल रन, ये ज़्यादा खेलते हैं ये गेम्स वगैरह, ये ज़्यादा। लेकिन जो बड़े लोग हैं ना, वो कैंडी क्रश मैंने हर एक जगह पर देखा है, बहुत अधिक खेलते हैं। लेकिन इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतने। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।